की बात करूं, ये कह रहा है कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं और यहां पर F और F ये इंटरनल फोर्सेस आपके जीरो हैं। अब देखो आपको मैंने जब पोटेंशियल एनर्जी बताई थी तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही तो था, U इनिशियल माइनस U फाइनल इंटीग्रल ऑफ F डॉट डी आर। बताओ ये F आपके पास यही तो था इंटरनल फोर्सेस। बताओ अगर ये वाला टर्म ही जीरो है आपके पास तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस की बात करें वो जीरो होती है पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर एक आइडियल गैस की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। मतलब अगर मैं टोटल एनर्जी ऑफ गैस की बात करूं, आइडियल गैस की बात करूं तो आइडियल गैस की जो टोटल एनर्जी या फिर इसको प्रिसाइजली बोलूं टोटल इंटरनल एनर्जी, तो यहां पर टोटल इंटरनल एनर्जी किसके कारण से होती है? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग यहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी आइडियल गैस के लिए? वो जीरो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी में भी तीन तरीके काइनेटिक हमारे पास, ट्रांसलेशनल की भी होती है, यहां पे हम बात करें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती, और यहां पे हम बात करें ट्रांसलेशन, और एक यहाँ पे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। अब लेकिन ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग हाई टेम्परेचर कंडीशन पे डिस्कस करते हैं, मेनली हम लोग इन दो की ही बात करते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर जो एनर्जी होगी गैस के पास, जो एनर्जी होगी वो ड्यू टू ट्रांसलेशन, ड्यू टू रोटेशन या ड्यू टू वाइब्रेशन। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जैसा टर्म नहीं होता है। एक आइडियल गैस में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। अब देखो अगर आइडियल गैस में कोई पोटेंशियल एनर्जी, आइडियल गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? नहीं, क्यों? उससे क्या फर्क पड़ता है? तनिषा बताओ, एक आइडियल गैस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं? तो समझिए, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की बात करें, देखो थोड़ा कंसेप्चुअली सोचना स्टार्ट करो, अपने आप आपको आंसर्स मिलेंगे। और बताइए जैसे अभी इस टाइम मेंस चल रहा है, तो लोगों के कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं? असर्शन रीजन गलत हो रहा है। और असर्शन रीजन गलत होने का मेन क्या कॉज है आपका? आप कंसेप्चुअली नहीं करेक्ट होते हैं। हम मैथमेटिकली तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कंसेप्चुअली में हम लटक जाते हैं। देखो जब हम इसको लिक्विफाई करने की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की बात करें, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस का ही तो डिफरेंस है। जब मैं सॉलिड की बात करता हूं, सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। लिक्विड में बताओ ये फोर्स कैसे हैं आपके पास? वो उसके रिस्पेक्ट में थोड़े वीक है, और गैसेस में तो नेग्लिजिबल है, इनफैक्ट आइडियल में तो होंगे ही नहीं आपके पास, ठीक। अब अगर ऐसा है आपके पास आइडियल, तो आइडियल में तो फोर्स आपके होते ही नहीं है। तो बेसिकली अगर समझिए, अगर आइडियल गैस में फोर्स है ही नहीं, इंटरनल फोर्सेस, और जब तक इंटरनल फोर्सेस नहीं होंगे तो आप उसे लिक्विफाई कैसे करोगे? तो एक आइडियल गैस को हम कभी लिक्विफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बीच में इंटरनल फोर्सेस ही नहीं होते हैं आपके पास। तो अगर इंटरनल फोर्सेस नहीं है तो हम आइडियल गैस को कभी नहीं। इसीलिए जब भी हम कहते हैं हम किसको लिक्विफाई करते हैं, हम वेपर को लिक्विफाई करते हैं। वेपर क्या होता है? वेपर और गैस क्या होता है? आप लोगों ने केमिस्ट्री में क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है आपके पास? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो है वो आपकी गैस है, और बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होती है? वो वेपर होती है आपके पास। अगर कोई गैस है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर, आप चाहे कितना भी प्रेशर एक्सर्ट करो, आप उसे लिक्विफाई नहीं कर सकते, कभी वो लिक्विफाई नहीं होगी, क्योंकि वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने स्ट्रांग होते ही नहीं है। तो जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे लेके आते हैं तो वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर हम उस पर प्रेशर एक्सर्ट करके उसे लिक्विफाई कर लेते हैं। तो उसी तरह आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस को एज सच हम लोग जो है ना लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही नहीं है। तो एक बात यहां पे क्लियर हो गई कि यहां पर जो भी एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओनली। तो जब भी मैं बोलूंगा जरूर हमेशा इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए।
नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6 पॉइंट, हर साल मतलब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। Distance traveled by the molecule between two successive collision is known as the free path of molecule. अब बेटा सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, अगर हम लोग यहां पर फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो ये कैसे है, कोई एक मॉलिक्यूल है, ये यहां गया, यहां पे जाने के बाद ये किसी और मॉलिक्यूल से टकरा गया, फिर ये टकराने के बाद ये मॉलिक्यूल ऐसे गया, फिर यहां पर किसी से कोलाइड कर गया, फिर ये यहां पर गया, यहां पर किसी मॉलिक्यूल से टकराया, फिर ये यहां गया, यहां पर किसी मॉलिक्यूल से टकराया, फिर ये इस तरीके से ऐसे ये मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो यहां पर दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है L1, L2, L3, L4, L5 और L6, ये जो L1, L2 इन्हीं को हम लोग बोलते हैं दिस इज द फ्री पाथ, ये इसका फ्री पाथ है। अब देखो अगर ये आपके पास फ्री पाथ दिया हुआ है तो अगर मैं इस केस की बात करूं, अगर इन्हीं का मैं मीन ले लूं, एवरेज ले लूं, तो हम लोग एक टर्म और डिफाइन करते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक, और मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा मीन से डिफाइन करें तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो गई, दिस लैम्डा मीन इज इक्वल टू, ये हमने कहा L1 है, ये L2 है, ये L3 है, इस तरीके से n कोलिजन्स हुए तो Ln डिवाइडेड बाय n हो गया टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द मीन फ्री पाथ आपके पास है, मतलब जितनी ये फ्री पाथ है हमने उनका आपका एवरेज ले लिया तो वो हमें क्या दे रहा है, वो मीन फ्री पाथ दे रहा है। अब देखो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं, 1 सेकेंड के लिए, ठीक भाई एवरेज 1 सेकेंड के लिए भी तो हम बात कर सकते हैं, बताओ लैम्डा मीन, फिर बताओ हम क्या लिखेंगे यहां पर, बताओ ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में देख लो कितने डिस्टेंस ने ट्रैवल की, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड। बताओ क्या एक तरीके से अगर 1 सेकेंड की बात करें तो बताओ यही तो एक तरीके से मीन फ्री पाथ हो गया आपका। 1 सेकेंड में देख लो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, मैंने कहा लेट से 1 सेकेंड में जो है ना उसने n कोलिजन्स किए, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई, L1 प्लस L2 प्लस L3 से लेके Ln, और 1 सेकेंड में नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो गए, वो n हो गए। तो पर सेकेंड अगर डिफाइन करें तो मीन फ्री पाथ को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हाँ ना। अब देखो अगर ये ऐसे डिफाइन हो गया, अभी एक सेकंड में तब ध्यान देना बेटा, तो अगर लैम्डा मीन की बात करें, बताओ 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो क्या हुई, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड क्या है, एवरेज स्पीड। बताओ ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द वी एवरेज, और अपॉन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। अब देखो यहां से एक फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर सेकेंड इज इक्वल टू, ये dn बाई dt हो गया, और ये किसके बराबर है, दिस इज v एवरेज अपॉन लैम्डा मीन। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है dn बाई dt इज इक्वल टू v एवरेज अपॉन लैम्डा मीन, ये आपके, और हमसे जनरली जो है ना यही लैम्डा मीन वो कैलकुलेट करने के लिए पूछता है कि लैम्डा मीन की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना। अब देखो सबसे पहला हम इसके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, ठीक। अब देखो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, सब लोग समझिएगा, इसके डेरिवेशन को समझिएगा। मेरे पास ये एक कोई एक मॉलिक्यूल है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका रेडियस जो है ना आपके पास दिया हुआ है, आर रेडियस दिया हुआ है।
अब देखो वैसे तो सब मॉलिक्यूल मूव करते हैं, कोई स्टेशनरी तो है नहीं, बट मैं यहां पर एक एजम्पशन ले रहा हूं। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी एक्सेप्ट मॉलिक्यूल वन। सभी जो है ना, ये जिस मॉलिक्यूल वन की बात करें, ये हमारा वो मॉलिक्यूल वन है, ये हमारे पास वन। और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब आपके पास क्या है, वो स्टेशनरी है आपके। अब क्या समझना है इस बात को, तो अब बाद में हम लोग जो है ना फिर स्टैट्स से जो है ना फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे केस में, ठीक। अब बताओ अगर ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, अब बताओ अगर हम ये कहें कि ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं टकराएगा, बताओ लिमिटिंग केस में इतनी डिस्टेंस पे जो मॉलिक्यूल होगा, बताओ ये जस्ट इसको टच करता हुआ निकल जाएगा, लेकिन इसके अंदर अगर रहा तो बताओ पक्का उससे कोलाइड कर जाएगा। अब बताओ इसी तरह अगर मैं यहां पे बात करूं, एक मॉलिक्यूल मैं ऐसे यहां पर ले लेता हूं, तो अगर इस केस की बात करता हूं, ये आपका तो ये इस तरीके से अगर लेता हूं तो ये भी आपके, मतलब अल्टीमेटली अगर मैं इस केस में देखूं यहां पर, तो इसका सेंटर ये हुआ आपके पास, इसका सेंटर ये हुआ। अगर मैं इस मॉलिक्यूल वन, ये मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड में ले लेता हूं, कुछ वी एवरेज है, और ये एवरेज स्पीड इसकी वी दी हुई है, मैंने लेट कर लिया ऐसे। अब तो अगर ये मॉलिक्यूल सिर्फ यही मूव करा, बाकी सब स्टेशनरी है, तो अगर इस केस में मैं यहां पर तो इतना एक ये सिलेंड्रिकल रीजन ले लूं, इस तरीके से मैं इसको ऐसे बना लूंगा, ये इस तरीके से। बताओ अगर ये टाइम आपके पास, मैं यहां पे dt टाइम की बात करूं, ध्यान देना बेटा सब लोग, dt टाइम में, बताओ ये dt टाइम में थोड़ा मैग्नीफाइड मैंने बनाया, बताओ ये कितना आगे मूव कर जाएगा dt टाइम में। बताओ क्या ये dx डिस्टेंस मूव कर जाएगा v इंटू डी टी, हाँ या ना, ठीक। अब बताओ ये जो इतना वॉल्यूम है आपके पास, इस वॉल्यूम पे ध्यान देना, बताओ इस वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, बताओ सब इससे टकरा रहे होंगे, और इसके बाहर जितने के भी सेंटर होंगे, बताओ वो सब जो है ना इससे कोई कोलिजन नहीं होगा एक तरीके। तो बताओ ये जो सिलेंड्रिकल रीजन है आपके पास, बताओ इसका रेडियस एक तरीके से कितना हो गया, आर नहीं बेटा, 2r है, 2r रेडियस का एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, और इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, बताओ सब इस एक मॉलिक्यूल से टकरा रहे होंगे। तो अगर मैं कहूं यहां पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन नॉट है, और टोटल वॉल्यूम आपके पास वी नॉट है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं, पर यूनिट वॉल्यूम बताओ ये कितना आ जाएगा। बताओ इसको अगर हम स्मॉल एन नॉट से लिखें, बताओ ये क्या होगा, ये एन नॉट अपॉन वी नॉट हुआ, हाँ या ना, ठीक। अब बताओ अगर ये dx डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है dt टाइम में, बताओ ये डिफरेंशियल वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास, अरे बोलो यार, ये डिफरेंशियल वॉल्यूम हो गया, दिस इज पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू dx, तो ये डिफरेंशियल वॉल्यूम dv हो जाएगा, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर इंटू वी डी टी। बताओ ये यही तो हुआ, ये dn हुआ, ये dv हो गया। बताओ इतने dv में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बताओ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
in given volume dV, बताओ इस dV वाले वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ dn होंगे, बताओ वो dn हो जाएंगे कितने, बताओ स्मॉल n नॉट इंटू, बताओ क्या वो dV हो जाएगा, हाँ या ना, ये dn की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज n नॉट अपॉन v नॉट इंटू 4πr² इंटू v इंटू डी टी। v ध्यान रखना एवरेज स्पीड है। बताओ ये यही तो आया आपके पास, कोई समस्या है इसमें किसी को? अब बताओ अगर मैं यहां पर dn बाई डी टी की बात करूं, दिस इज n नॉट अपॉन v नॉट इंटू 4πr² इंटू v। बताओ यहां पर ये dn बाई डी टी क्या है, बताओ टोटल नंबर भाई, जितने इतने dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, और बताओ dt टाइम में है, तो ये इतने ही dn से तो टकरा रहा होगा, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज द dt टाइम में ये dn से टकराया है, तो dn बाई dt क्या हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड हो गया आपके पास। तो ये जो आपके पास dn बाई dt हमने फॉर्मूला जो डिराइव किया है, दिस इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड आपके पास है। पहले बेटा इसे नोट करिए, बुकलेट में दिया नहीं होगा, और इसका रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट हम एज इट इज मगअप करेंगे भाई। कुछ पीछे वाला कुछ पार्ट लेना है क्या आप लोगों को? तुम बताओ, ये बताओ तुम ऐसे ही जा रहे हो, अब बताओ ये मॉलिक्यूल जो यहां से 2r डिस्टेंस पे है, इसका सेंटर 2r डिस्टेंस पे है, बताओ कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी डिस्टेंस 2r से ज्यादा है, बताओ क्या वो इस मॉलिक्यूल से टकराएगा? नहीं टकराएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर जितने के भी सेंटर लाई कर रहे होंगे वो सब इससे हिट कर रहे होंगे। तो हमने इस पूरे में देख लिया कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे मॉलिक्यूल इससे टकरा रहे होंगे, और जिन जो इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम से बाहर है वो इनसे टकरा नहीं रहे होंगे। अटैच नहीं हुए बेटा, इससे ये जैसे 2r है, ये जस्ट इसको टच करता हुआ निकल जाएगा। अब इससे ज्यादा ऊपर तुम जाओगे तो ये वाला मॉलिक्यूल बताओ क्या इससे टच ही नहीं होगा, इसके साथ कोलिजन ही नहीं होगा आपके पास। तो बस हम ये निकाल रहे हैं इस वाले में जितने भी मॉलिक्यूल वो इस मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं, तो हमने इस वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, और dn बाई dt हमने कहा नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड हो गया। अब देखो यहां पर ये हमने तो बहुत स्पेशल केस लिया था, हमने सभी मॉलिक्यूल को स्टेशनरी ले लिया, सिर्फ एक को मूव करा दे, बट लॉजिकली तो यार सब मूव कर रहे होंगे ना। बेटा ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, जो यहां पर जो dn बाई dt है, बस इसमें एक टर्म √2 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज क्या था, n नॉट बाई वी नॉट, बताओ यार कोई मुझे, 4πr² v, बताओ ये बस ये याद रखिएगा। स्टैट से जो है ना यहां पर एक √2 का टर्म आ रहा है, वो हम इतनी आसानी से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको आप याद रखो। यहां पर ये √2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अब जैसे यही है एक क्वेश्चन उसने हमसे देखो पूछता, अब मैं इसको आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी बता सकता था। इसने एक क्वेश्चन पूछा हमसे, उसने कहा कि एक हाइपोथेटिकल केस है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा, बाकी सब स्टेशनरी है, और फिर उसने उसके लिए क्या कैलकुलेट करा लिया आपसे, लैम्डा मीन की वैल्यू, मीन फ्री पाथ। तो उस केस में क्या होगा, ये √2 नहीं लेना होगा। और एक्चुअल अगर मैं बात करूं तो उसमें तो सभी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो उस केस के लिए बताओ क्या होगा, हमें √2 को कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको समझाया कि अगर सभी स्टेशनरी है तो कोई √2 नहीं लेना, अगर सभी मूव कर लेंगे तो हमें √2 का पैरामीटर लेना पड़ेगा। अब बताओ लैम्डा मीन की मेरे पास क्या डेफिनेशन थी, लैम्डा मीन इज इक्वल टू वी एवरेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। पर सेकंड, तो ये वैल्यू हो जाएगी, दिस लैम्डा मीन इज इक्वल टू, बताओ एवरेज स्पीड इसके बराबर हो गई, वो तो v, और डिवाइडेड बाय √2 इंटू n नॉट अपॉन v नॉट इंटू 4π
बताओ ये v एक तरीके से v एवरेज ही तो है, बताओ ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो लैम्डा मीन का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू, दिस इज v नॉट अपॉन रूट टू, क्या बात करना बंद करो, n नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर। बताओ वो यही तो टर्म आया। अब इसको हम स्टैंडर्ड कर लेते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स का है ना, हम लोग डायमीटर की बात करें, हमेशा डेटा इन टर्म्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ है। तो अगर डायमीटर की टर्म में बात करें तो लैम्डा मीन को अगर हम लिखना चाहें थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में, तो ये ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट टू एन नॉट बाय वी नॉट इनटू, बताओ इसको लिख सकते हैं 4 पाई नहीं पाई इनटू 2 आर का होल स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लैम्डा मीन, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लैम्डा मीन आपके पास आता है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू एन नॉट हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर इनटू पाई डी स्क्वायर। ये एक सिंप्लीफाइड सा फॉर्मूला डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा था। दिस इज 1 अपॉन रूट टू एन नॉट इनटू पाई इनटू डी स्क्वायर। एन नॉट हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे डी जो है ना डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है। गैस मॉलिक्यूल। बेटा मैंने ना वो स्टैटिक से आएगा, आपका स्टैट से आपको समझना पड़ेगा, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसे डायरेक्टली रूट टू तुम याद ही रखोगे। जिसे आप लोगों ने जो है ना पढ़ा हुआ है ना, एवरेज स्पीड अंडर रूट 8 RT बाई पाई, ये सब पढ़ा हुआ है ना, ये सब कैलकुलेशन है इसके, ये सब कैलकुलेट है। अब इसकी तो इक्वेशन आसान है तो हम लोग उसको इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट भी करेंगे, बट ये सब जब हम लोग इसके मोशन की बात करते हैं तो इसलिए हमें उसको डायरेक्टली पैरामीटर याद ही रखना पड़ेगा। चलिए अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अब इस टर्म को थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, ठीक। तो आप लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जानते हो, एन इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास। बताओ यहां पर ये हो गया P इंटू वी, V इज द टोटल वॉल्यूम जिसको हम V नॉट लिख रहे हैं। बताओ नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं लिखूं तो बताओ तुम्हारे पास इनटू, हम यहां पर इसको ऐसे लिख देना, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। बताओ अगर आपके पास, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, R आपको ने K पढ़ा हुआ है, दिस इज R बाय एन ए, यही तो होता है। K क्या होता है आपके पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और क्या वैल्यू होती है इसकी 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23, जैसे ऐसी तो कुछ वैल्यू होती है आपके 10 की पावर माइनस 20, यही तो है। कि बात करना बंद करो। अब बताओ अगर R की जगह मैं लिखूं तो बताओ इसको मैं N इंटू एन ए इंटू K2 लिख दूं, KT, बताओ ऐसे लिख दूं, काम चल गया। अब बताओ N इंटू एवोगैड्रो नंबर, बताओ ये क्या दे रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रहा होगा। तो ये जो लिखा हुआ है दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा बात करना बंद करो, ये टोटल नंबर ऑफ, और अगर ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो अगर हम लोग स्मॉल एन नॉट की बात करें विच इज एन नॉट अपॉन वी नॉट, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन ए अपॉन वी नॉट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, बताओ किसके बराबर, एन एन ए बाई वी नॉट इधर गया तो बताओ ये पी अपॉन के टी आ गया, देख लो सभी लोग। और अगर ये P अपॉन के टी आ गया तो तुम्हारे पास लैम्डा मीन का एक और फॉर्मूला है, दिस लैम्डा मीन इज डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इसके डिफाइन करूं
तो एन नॉट की जगह अगर ये रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज के टी अपॉन √2 इंटू क्या आएगा, P इंटू पाई डी स्क्वायर। तो एक फॉर्मेट ये भी है। अब एक कोई फॉर्मेट आप याद रखो, बाकी तो फॉर्मेट आप तुरंत के तुरंत डिराइव कर सकते हो। तो आप हमेशा जो है ना ये वाला टर्म याद रखिए, इससे फिर आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना होगा आप तुरंत के तुरंत कन्वर्ट कर लोगे। बात सभी को क्लियर? नोट करिए।